गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में यस। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी अपना ओपिनियन दिया है उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जल्दी मैं किसी एक सही दिन और सही समय का चुनाव करूंगा। उसके बाद हम लाइव आएंगे और आपसे ढेर सारी बातें की जाएंगी। किसी भी मुद्दे पर आप कुछ भी पूछिएगा, मे भी पर्सनल हो चाहे पब्लिक हो, जो भी आप पूछेंगे उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जिस तरह से पिछले 3 4 5 दिन से जो भी हो, विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधी को यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, तमाम राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी। स्पेशल एसटीएफ वाले भी लगे थे, क्राइम ब्रांच वाले भी लगे थे, ऐसे तमाम तरह के सिक्योरिटी वाले इन्वॉल्व थे खोजने में। पर दोस्तों, आपने देखा होगा किस प्रकार से महाकाल के मंदिर इंदौर में पकड़ा गया वो बंदा। एक तरह से आप पूरी तरह से कह सकते हो सरेंडर था। इस चीज़ को मान लीजिएगा, जिस व्यक्ति के लिए इतने राज्यों की पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो ऐसे में दर्शन करने के लिए जाएगा, ये पॉसिबल है? आपको लगता है ये पूरी तरह से सरेंडर था? हो सकता है वो किसी के बहकावे में आ गया हो, किसी पॉलिटिशियन के, किसी बड़े बिजनेसमैन के, कि यदि तुम सरेंडर करते हो तो तुम्हें बचा लिया जाएगा। फिर बाद में दोस्तों, आज सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे इनकाउंटर में उसकी मौत हो गई है। तो याद रखिएगा, ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का पहला उद्देश्य है कि आप लोग वो महसूस करें, वो सोच सकें, वो विश्लेषण कर सकें जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति का मतलब ये है, आजकल बहुत ऐसे सारे लोग आपको मिलेंगे जो दूसरी बातों को बस पेश करते रहते हैं। उनकी नई सोच, नई विचारधारा कुछ भी नहीं होती है। एक रोबोट की तरह है दोस्तों। एक बात मैं आपको बता दूं, रोबोट की तरह ही है। जो सामने वाले ने कह दिया उसको फिर प्रचार करेंगे, आगे बढ़ाते 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 पूरे गांव में, पूरे शहर में हल्ला कर देंगे। पर हम लोग यहाँ पर एक व्यवस्थित जानकारी के लिए पढ़ते हैं। आप बताइए, यदि एक सामान्य व्यक्ति किसी हत्या को अंजाम देता है और एक पुलिस वाला किसी हत्या को अंजाम देता है और दोनों का उद्देश्य अगर व्यक्तिगत है, तो दोस्तों क्राइम ही है। याद रखिएगा, जब तक शासन के द्वारा आदेश नहीं किया गया है, मतलब ये कैसे आप कर सकते हैं? मतलब जुडिशरी है, देश संविधान से चलेगा या कुछ लोगों के विचारों से? देश अपने राज्य के जो सीएम है, मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, ये एक तरह से डिक्टेटरशिप ही है। सब लोग जान चुके हैं ये कोई मतलब जो होना चाहिए यूनिवर्सल इनकाउंटर जिसके बारे में कहा जाता है, ये सब लोग जान चुके हैं इनकाउंटर फेक है। मैं देखिए, मैं भाव विभोर हूँ और श्रद्धांजलि दे रहा हूँ उन परिवारों को जो पुलिस वाले, जो कर्मी थे, शहीद हुए हैं। पर दोस्तों, मैं इस बात को भी आप लोगों के माध्यम से रखना चाहता हूँ और आप लोग भी, यदि आपको अच्छा लगे या फिर किसी प्रकार की और आपके पास जानकारी, तो ज़रूर शेयर करिएगा कि ये देश संविधान से चल रहा है, तो वहाँ पे एक जुडिशरी है, प्रक्रिया है। बात मानते कि नहीं? जब मुझे लगा कि इस बार तमाम तरह, चाहे एसपी हो, चाहे पॉलिटिशियंस हों, कर्मचारी हों, तमाम तरह के ऐसे लोगों के जो चेहरे हैं वो सामने आएंगे कोर्ट के माध्यम से। जब इन पे कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी कि आखिर तुमको संरक्षण किसने दिया, किस व्यक्ति ने कैसे तुम्हें सपोर्ट किया और किसने मुखबिरी की, डिपार्टमेंट की बातें तुम्हारे तक पहुंचाई, जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन होता है, कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है, किन लोगों की संलिप्तता थी। पर दोस्तों, ये सपना अधूरा रह गया। फिर एक बार हमारे देश की पुलिस ने हमें शर्मसार किया है। मैं इस चीज़ को कतई नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं संविधान के हिसाब से चलता हूँ। आपने सही किया, मैं मानता हूँ ऐसे व्यक्ति को मरना ही चाहिए। पर दोस्तों, जो सबसे बड़े जो मगरमच्छ थे, ये तो बस तालाब की एक मछली थी जिसके विचार गंदे थे, जिसके उद्देश्य, जिसके कारनामे गंदे थे। पर जो बड़े बड़े जो शार्क हैं, जो मगरमच्छ, वो सब तो बचे ही रह गए ना। तो दोस्तों, इस पे आत्ममंथन करने की बहुत आवश्यकता है। मैं भी सपोर्ट में हूँ कि ऐसे कुख्यात अपराधियों को गोली मार देनी चाहिए। पर दोस्तों, जांच पड़ताल तो होनी चाहिए। आखिर न्यायालय किस लिए है? इस तरह आप न्याय करेंगे? अपना व्यक्तिगत निकल गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके सामने, क्योंकि जानते हैं डीआईजी जो हैं, आपका क्या नाम था, एक मिनट दोस्तों, अनंत देव तिवारी,
जो इस समय मुरादाबाद पीएससी में भेज दिए गए, उनके ऊपर पूरी तरह से शासन ने मतलब एक शिकंजा कस लिया था कि इनकी पूरी संलिप्तता है। सोचिए डीआईजी स्तर का व्यक्ति की पूरी तरह से उसमें संदेहगिरी है, फिर भी समझ में नहीं आ रहा मतलब इसको मरवाया किसने और ऐसा क्यों किया गया कि बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी पूछताछ के ही मार दिया गया। जो भी हो, इनकाउंटर फेक इनकाउंटर मुझे नहीं मालूम, पर पिछले 3-4 दिन से जिस तरह से इनकाउंटर हो रहा है कि यहाँ सब बेवकूफ़ बैठे हैं। ये संविधान से देश चल रहा है कि किसी की सोच से देश चल रहा है? इस पे बात उठाने की आवश्यकता है। डरिए मत किसी से, क्या करेंगे ज़्यादा ये लोग। तो चलते हैं अब आगे। अब हम बात करेंगे शिक्षा पे, पर अपने परिवार में इस बात को ज़रूर कहिएगा कि मैं मानता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे कुख्यात अपराधियों की हत्याएँ हो, गोली मार दो, पर दोस्तों जो उनसे जुड़े लोग थे वो तो बरी हो गए ना। वो तो बस एक चारा था, समझ रहे हैं। अब आगे चलते हैं हम। वर्तमान दौर में विद्यालय शिक्षा ऑनलाइन हो गई है। तो आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से, मैंने आज बहुत सारी चीज़ें नहीं बताया, थोड़ा सा 1 मिनट, दिमाग थोड़ा नहीं सही है। शिक्षा सामग्री में बदलाव की ज़रूरत, और इसे लिखा आलोक रंजन जी ने। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोविड-19 की वजह से जिस तरह से तमाम चीज़ों में बदलाव किया गया है, और ये बदलाव होना भी चाहिए क्योंकि ज़्यादातर विद्यालयों के पास वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो प्रोसीजर नहीं है। इस वजह से दोस्तों अपने घर में रहकर आप पढ़ाई करें, ठीक है। और जिस तरह से बदलाव हुआ उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं। वर्तमान दौर में विद्यालय शिक्षा ऑनलाइन हो गई है। आधारभूत ढांचे और शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विद्यालयों तक में अब इसकी पहुंच है। ऑनलाइन कक्षा इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत के रूप में पेश की जा रही है। इसके साथ ही विशेषज्ञ इसके विभिन्न दोषों पर भी ध्यान दिलाने लगे हैं। इसके साथ साथ ऑनलाइन कक्षाओं के समर्थक उन पुरानी काट के अध्यापकों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जो नया सीखने में हिचकते हैं। अब ये भी सीखने वालों में शामिल हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा मुद्दा हो जो तत्काल समीक्षा की मांग करता है। इसलिए इन सब के बावजूद ऑनलाइन टीचिंग धड़ल्ले से चल रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में ऐसे तमाम तरह की किताबें हैं जिनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मतलब बच्चा दिन भर रटता है, उसको याद करता है। जैसे ही देखिए, इंसान को वो चीज़ बताइए, वो चीज़ पढ़ाइए जो व्यवहारिक हो, जिसका मतलब योगदान उसके जीवन में हो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं जो तमाम तरह की मोटी मोटी इतिहास पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, पर जब वो असल रियल लाइफ में आते हैं तो उसका कहीं भी कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना कोई योगदान होता, ना कोई सहयोग। मैं आपको बता दूं, इंजीनियरिंग MBA जैसी पढ़ाई जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाता है, उसके बाद जो उनकी मंथली की जो अर्निंग होती है, तो दोस्तों 10,000, 5,000, 12,000, ये उनकी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ऐसे में हमारे यहाँ की जो पढ़ाई है ना, वो पूरी तरह से एक व्यवसाय का रूप ले ली है। क्योंकि यहाँ पे जानते हैं, जो जिस प्रतिभा का है उसे वो प्रतिभा नहीं सिखाई जाती है। यदि आप मोटे हैं, ठीक है, बाय बर्थ ले लें या कुछ समय पहले से, तो आपको एक जो एज अ ट्रेनर है, अगर आपको स्पोर्ट में डालता है, वो भी रनिंग के लिए, आपका वेट है 100 kg और 100 मीटर अगर आपसे रनिंग करवा रहा है, तो दोनों लोग मूर्ख ही हैं। क्योंकि आपकी प्रतिभा हो सकता है किसी और चीज़ में हो। मान लीजिए जी, यदि आपका लगाव है हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है और मैं आपसे कहूँ नहीं तुम मैथ पढ़ो, मैथ तो आप पढ़ेंगे पर सारी ज़िंदगी डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि ये आपका विषय नहीं था। इसे पढ़ने से आप उत्साहित नहीं होते हैं, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। और चीज़ें वो करनी चाहिए जिसमें आपका मन लगे। मन लगेगा तो दोस्तों बिना किसी के कहने पर आप बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए, वो चीज़ करने के लिए, क्योंकि आपका वहाँ मन लगता है, ध्यान लगता है। अन्यथा दोस्तों, जब जो चीज़ें मन नहीं लगती फिर भी आपको करना होता है, तो वहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, जिससे सब बचना चाहते हैं। कोविड-19 अभी अपनी जड़ें जमाए रहने वाला और विद्यालयों में पढ़ाई सामान्य होने में और समय लगेगा। इसलिए तमाम कमियों के बावजूद पढ़ने पढ़ाने का ऑनलाइन तरीका ही मुख्य विकल्प रहने वाला है। ऑनलाइन अध्यापन में मुख्य बात है कि कक्षा के लिए ज़रूरी अध्ययन सामग्री यानी कंटेंट निजी विद्यालयों को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय ऐसी जगहों पर ऑनलाइन कक्षाएं ले रहे हैं जहां रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है।
मैं बता दूं, जब मैं छोटा सा था, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, भारत जैसे देश में इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी जो यहाँ का जीडीपी है शिक्षा में इतना कम लगाया जाता है ना कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। मतलब शौचालयों पे उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा लगा देंगे, पर जो सबसे कोर ऑफ फैक्टर होता है जिसके बारे में हम आपको सबको बात करनी चाहिए, शिक्षा जैसी चीज़ों पे, वहाँ पे जीडीपी का मतलब ही नहीं है। अब ये बताइए, एक सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को बीटीसी, जो बीटीसी होता है वो पढ़ा पाएगा क्या? बीएड करा पाएगा प्राइवेट विद्यालयों से? इतनी फ़ीस क्यों है भाई? अन्य देशों में यदि आप चले जाइए ना तो न के बराबर फीस लगती है। मात्र जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर शोध प्रक्रियाएँ होती हैं वहाँ पे पैसा लगता है, पर यदि आपके पास टैलेंट है तो वो भी पैसा सरकार उठाएगी, उस स्कॉलरशिप के माध्यम से आप वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। पर दोस्तों हमारे यहाँ क्या है, हर 1 किलोमीटर पे 10 ठो विद्यालय हैं और उन विद्यालयों का सबसे जो बड़ा उद्देश्य वही है, अपनी किताबें, अपना बैग, अपनी पेन, सब कुछ, अपना जूता, अपना ड्रेस सब आपको देंगे। तो ये जो मोनोपोली है ये क्या है, किसको जन्म दे रही है? और अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, इस बारे में विचार विमर्श नहीं कर रहे हैं। शिक्षाएं बता दें, जो प्राथमिक विद्यालय है, जिसे सरकारी विद्यालय आप कहते हैं, वहाँ पे भी एक बहुत बढ़िया विद्यालय है। मात्र आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने बच्चों का फीडबैक लेने के लिए वहाँ पर जाएं, बताएं टीचर से कि मेरा बच्चा इस सब्जेक्ट में क्यों कमज़ोर है, आपने ध्यान नहीं दिया। जब आप देखिए, जब आप लोगों से प्रश्न करेंगे तब लोग सचेत हो जाएंगे अगली बार से कि भैया सामने वाला व्यक्ति प्रश्न पूछता है, पहले ही से तैयार रहो। ठीक है। कारण साहब है कि इसके लिए अतिरिक्त क्लाउड स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी जो मुफ्त नहीं है। विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए स्थिति चुनौतीपूर्ण हो जाती है। लगभग हर विद्यार्थी की मांग होती है कि कक्षा में जो विषय पढ़ाया गया उसकी लिखित या वीडियो सामग्री मिल सके ताकि वे बाद में उसका उपयोग कर सकें। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि आमतौर पर वे कोई भी संकल्पना एक बार में ही सीख नहीं जाते। सामान्य कक्षाओं में सहपाठियों के बीच शंका समाधान का संबंधित अध्यापक से बातचीत का विकल्प खुला रहता है, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में ये अवसर न्यून रहते हैं। ऑनलाइन कक्षाओं के आम होने से काफ़ी पहले से ही पाठ्य सामग्री की ऑनलाइन उपलब्ध है। मैं आपको बता दूं, मैं बताने जा रहा था, बता नहीं पाया, भूल गया था। जब हम लोग LKG में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ कॉन्वेंट विद्यालय नया खुला था और पूरे एरिया का सबसे पॉपुलर हो गया था। मतलब वहाँ पे बताया जा रहा था कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे, और इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है, तो सब लोग एक्साइटेड हुए, जितने भी पेरेंट्स थे, कहें कि नहीं भैया यहीं पे दाखिला दिलाएंगे अपने अपने बच्चे को। तो मैं भी गया। मैं जानते हैं सारे एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा था बचपन में, पर जब पढ़ाई की बात होती तो मुझे कुछ पता ही नहीं था, मतलब कुछ नहीं आता था। 1 रुपये की 1 रुपया होता था, 1 रुपये की उस समय शायद 32 गोलियां मिलती थी। गोली का मतलब कंचा होता है, तो मुझे 32 तक बेधड़क मतलब गिनती आती थी। ठीक है, उसके बाद की गिनती कुछ नहीं आती थी। तो जब मैं वहाँ पे गया तो थोड़ा सा टेस्ट लिया जाता था कि बच्चों को किस में डालें, LKG में कि UKG में किस में डाला जाए। तो उन्होंने पूछा गिनती गिनो, उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितनी आती है। मैं गिनना स्टार्ट किया तो 3 4 5 तो उन्होंने मतलब वो समझ गए कि बच्चा गिन लेगा। मतलब 27 तक जाते वो बंद करा दिए। उसके बाद कहीं कख गए तो कख तो सामान्य था, आता था कख गए। पर दोस्तों जो व्यवस्था थी ना, कॉन्वेंट नाम था, पर दोस्तों ऐसी तमाम तरह की वहाँ पे कमियाँ थी जिसे आज महसूस करता हूँ तो लगता है कि मतलब कॉलेज के परिसर में कॉलेज जो प्रबंधक है उनके पास कई सारी व्यवस्थाएं न होने के बावजूद वो किस तरह से मतलब बच्चों का दाखिला ले लेते हैं। उधर विद्यालय बन रहा है, उधर दाखिला ले रहा है, न लैट्रिन बाथरूम कुछ भी वहाँ पे नहीं है। हाँ, बच्चियाँ भी जो हैं कि खुले में शौच के लिए जा रही हैं। तो ये जो कमियां हैं, अगर इस तरह के विद्यालय में कहीं भी कमियां नज़र आए तो उस पूरे विद्यालय को सील कर देना चाहिए। जब तुम्हारी औकात नहीं है, तुम इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हो, एक शौचालय का निर्माण नहीं करवा पा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वही सोच, तुम्हारी जो मानसिकता वो घुटने में है। तुम आज भी जंगली ही हो, इसलिए तुम्हारी व्यवस्थाएँ इस तरह की हैं। ठीक है, इंटरनेट के इस दौर में
इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। यह सच है कि इंटरनेट पर किसी भी कक्षा से संबंधित सामग्री के कई विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ये कक्षी उपभोग के लिए कितने उपयोगी हैं। प्रश्न यह है। हिंदी विषय से जुड़े कंटेंट हमें सचेत होने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर विद्यार्थी उनका उपयोग कर रहे हैं तो वे उनसे जो सीखेंगे वह शिक्षा के बृहद उद्देश्यों के साथ साथ भाषा शिक्षण के लक्ष्यों को भी भटकाव के दलदल में धकेल देगा। भारत की स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी को अच्छी खास है। उसकी किताबों का आमुख इन वाक्यों से शुरू होता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा सुझाते कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाव वश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए हैं। तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि दोस्तों कुछ राज्य ऐसे भी हैं लुटेरों को देश का भविष्य बता देते हैं, जहाँ पर सामान्य शब्दों में यदि हम कहें कि जो इस्लामिक लुटेरे थे वहाँ पे उन्हें सिर्फ खिलजी थे, औरंगजेब था, गोरी था, ऐसे लोगों को वो मतलब इतना पढ़ा देंगे कि यही हमारे सब कुछ। कई जगहों पे तो जो हमारे धार्मिक चलचित्र हैं उनके बारे में अपशब्द पढ़ाया जाता है। सीता मैया और लक्ष्मण के गलत व्यवहार बताए जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी का होना बहुत ज़रूरी है ताकि कुछ कुख्याति, कुछ उन्मादी यूँ से इस तरह बचाया जा सके। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद अगर इंटरनेट पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री विवेचना करें तो यह समझना कठिन नहीं रह जाता कि वे विद्यालय शिक्षा के इन ज़रूरी तरीक़ों से कितने दूर हैं। लगभग सारी सामग्री सरलार्थ और सारांश बता देने तक सीमित है और ज़्यादा हुआ महत्वपूर्ण प्रश्नों को उत्तर देने तक। इन सब के बीच में भाषा के तत्व छूट जाते हैं और उसके माध्यम से मिलने वाला सामाजिकरण भी पीछे रह जाता है। वर्तमान विद्यालय शिक्षा का उद्देश्य किसी भी तरह परीक्षा में अंक अर्जित करना रह गया है और यह कोई बड़ा रहस्योद्घाटन भी नहीं है। आज हमारे यहाँ ज़्यादातर जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो आप बताइए 98%, 99% ये क्या है। असल में बता दूं जो इनके 99% वाले जो है ना वो असल ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। और जो बैंक बेंचर होते हैं जिनका मतलब बस किसी तरह से पास हो जाते हैं ना, उनमें एक चैलेंज छुपा होता है। वो जानते हैं कि साला हमारा जो उद्देश्य कुछ और है पर हम यहाँ बैठे हैं, पर जिस दिन उन्हें अवसर मिलता है असल जीवन में कुछ करने का ना, तो दोस्तों ये जो टॉपर्स होते हैं उनसे कई ज़्यादा खुश रहते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास जो भी नॉलेज था वो व्यवहारिक था। और ये जो लोग टॉपर फिरे बैठते हैं ना, उनके पास किताबें बातें इतनी भर गई थी, घर कर गई थी कि अन्य बातों के लिए उनके दिमाग में जगह ही नहीं बची थी। तो कभी कभी आप व्यवहारिकता को जो है कि क्या बोलते हैं उसको रिस्पेक्ट दें, व्यवहारिकता को अपने दिमाग में अमल करें, आने दें। इसलिए हिंदी और अन्य विषयों में समझ विकसित करने के बदले परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ज़रूरी बातें ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इस प्रवृत्ति के पीछे विद्यार्थी, माता पिता और अध्यापक की तिकड़ी काम करती है और यही ऑनलाइन सामग्री में भी झलकता है। हिंदी विषय से जुड़ी सामग्री का अध्ययन करें तो एक बड़ा प्रश्न समावेशन का उठ खड़ा होता है। सबको साथ लेकर चलने का यह मुद्दा बहुस्तरीय है। समावेशन का मतलब होता है दोस्तों समाज के, चाहे किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, क्रीज, रीजन, लैंग्वेज का हो, सबको साथ लेकर चलना, ठीक है, जिसमें जेंडर, भौगोलिक विविधता, धार्मिक भिन्नता आदि प्रमुख रूप से दिखते हैं। 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में त्रिभाषा सूत्र विकसित हुआ और कोठारी आयोग ने आवश्यक जांच, परख और तैयारी के बाद इसे शिक्षा में प्रयोग होने लायक मानकर अपनी रिपोर्ट में इसकी संस्तुति भी कर दी। यह बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख हिस्सा बना। तमिलनाडु व पुदुचेरी को छोड़कर देश भर में यह लागू हो गया। उसके तहत अनचाहे रूप से ही सही लेकिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी हिंदी का एक विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। उन विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री शून्य है क्योंकि वे उनके स्तर पर आकर संकल्पनाओं का नहीं सिखाते हैं, ठीक है। उन कंटेंट में धार्मिक और लैंगिक विविधता को उचित तरीके से
बरतने का अभाव दिखता है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ कई धर्मावलंबी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन हिंदी विषय की बात आते ही यह एक खास धर्म एक सीमित होकर रह जाता है। त्रिभाषा सूत्र से इतर भी देखें तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित नवोदय और केंद्रीय विद्यालयों के विद्यार्थी हिंदी को एक विषय के रूप में पढ़ते हैं। इन विद्यालयों की पहुंच देश के उन इलाकों में भी है जहां अलग अलग धर्मों के विद्यार्थी हिंदी भाषा साहित्य का अध्ययन करते हैं, जैसे दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्य। यहाँ प्रश्न यही नहीं है कि उनके धार्मिक विश्वास को पाठ्यक्रम में क्यों अवकाश नहीं दिया गया, बल्कि उपलब्ध पाठ्य सामग्री के जो ऑनलाइन विशेषण प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें यह कभी नहीं दिखता कि उनके काम को वो विद्यार्थी भी एक सहायक सामग्री की तरह देख रहा है। जिसका धर्म हिंदी की धार्मिक कविताओं से अलग है, उन धार्मिक रचनाओं को समझने के लिए जिन किस्सों और तौर तरीकों की ज़रूरत है उनकी सामान्य जानकारी भी अन्य धर्मावलंबी विद्यार्थियों को नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है एजुकेशन को लेकर, दोस्तों इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिएगा, मानिएगा, इस पर विचार विमर्श करिएगा। हमारे यहाँ का एजुकेशन, देखिए एक समय था जब हमारे यहाँ गुरुकुल जैसी कक्षाएं संचालित होती थीं, विद्यालय हुआ करते थे, नवोदय जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जो पूरे संसार में ख्याति प्राप्त थे। अन्य देशों से लोग हमारे देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। उस समय सोचिए हमारे देश का एजुकेशन में कितना नाम था। पर जब आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद हमारे देश का स्पेशली एजुकेशन सेक्टर का ये हाल है कि आप पूछो मत। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, क्यों नहीं अपने बच्चों को यहीं पे पढ़ाते हैं? अपने बच्चे को फर्दर स्टडी के लिए वो विदेश क्यों भेजते हैं? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर जो हो रहा है हमारे देश में उनका शिक्षा से कोई ताल्लुकात नहीं है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में गैंग चलाए जा रहे हैं। जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी का आप देखें क्या हाल है। वहाँ पे जिस प्रकार से देश के खिलाफ आवाज़ें उठाई जा रही हैं, हिंसक प्रदर्शन, हिंसक घटनाएं की जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं शर्म का विषय है। सफूरा बेगम करके कोई महिला थी जो सीए का बहुत ही तेज़ी से विरोध कर रही थी। कम से कम आप तो पढ़ी लिखी थी, आप लोगों की बातों को सही जगह पे रखती, सही प्लेटफॉर्म पे रखती, पर आप लोग उसके बाद सफूरा बेगम जेल गई। जेल में पता चला कि शी इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। मतलब ऐसी मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए यदि आपका चरित्र, याद रखिएगा, आपके पास शरीर जो है उसकी प्राथमिकता नहीं है, उसकी वजह से आपको कोई नहीं चाहता, प्यार नहीं करता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पहला जो डिसाइड होता, मान के चलिए, मैं मानता हूँ कि शरीर बहुत बड़ी चीज़ है, पहला जो फैक्टर है आकर्षण का, पर दोस्तों उसके बाद जो बंदा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो फाइंड आउट आप में करता है ना, दूसरा वो आपका चरित्र है। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, याद रखिएगा। तो समाज हमें कहीं ना कहीं मतलब फैशन के नाम पर और विकसित विकास के नाम पर इतना ज़्यादा नंगा कर चुका है ना कि हम भूल चुके हैं कि वास्तविक सुंदरता क्या है। आज भी जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है, आज भी क्या कर सकते हैं आप कहें थी, पर उसका कैरेक्टर आज भी मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने एक तेरे नाम मूवी देखी थी जो सलमान खान की थी, जो उसमें भूमिका चावला है ना, मतलब वैसा कैरेक्टर मुझे इतना अच्छा लगा था। मैं फिल्म को कम से कम 50 बार बचपन में देखा हूँ। अब तो हालांकि मैं बड़ा हो चुका हूँ, फिर भी यदि जब कभी भी मैं एक मतलब शादी करने जाऊँगा तो पहला कैरेक्टर मैं वही ढूँढूँगा। लड़की उतना सुंदर नहीं भी होगी तो चलेगा, ठीक है, तो उसका कैरेक्टर सही होना चाहिए। कैरेक्टर का मतलब ये नहीं है, मतलब कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि पढ़ी लिखी हो, सामाजिक हो, ठीक है, चीज़ों की जानकारी रखती हो, किसी के बहकावे में ना आए, अपना दिमाग ज़्यादा है तो अपना ही दिमाग चलाए। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई का यही मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति आपको गलत तरीके से आपको वो कर रहा है, एग्जैजरेट कर रहा है, तो आप अपना दिमाग भी चलाएं। और समाज में आजकल क्या हो रहा है पता है? अफवाहें अगर फैला दी जाए, कोई सामान्य व्यक्ति यदि रास्ते से जा रहा है, यदि अफवाह फैला दी जाए कि बच्चे उठाने वाले हैं, तो कोई भी व्यक्ति विचार विमर्श नहीं करेगा, पहुंच जाएगा लाठी डंडे लेके पीट पीट के मार डालेगा। पालघर में आपने देखा था 2 साधुओं की जिस मर्मर तरीके से हत्या की गई, यही प्रमाण है कि हमारे देश में हो क्या रहा है। शिक्षा के नाम पे खाली बाजार बेचा जा रहा है, ठीक है, व्यवसाय लगाया जा रहा है,
और वहाँ पर सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म है। खाली व्यक्ति चिड़चिड़ा हो चला है। ठीक है। ऑनलाइन उपलब्ध सामग्री में एक और बड़ी कमी लैंगिक भिन्नता से ही तरीके से निपटने की है। एक तो पाठ्यक्रम में एक इस तरह की सामग्री की भारी कमी है, साथ ही इनकी व्याख्या में वह पितृसत्तावादी औजार इस्तेमाल किए जाते हैं। जगह जगह उनके अपने पूर्वाग्रह सामने आए हैं, जो इस मामले में कोई नई दृष्टि होने देने के बजाय पुरानी मान्यताओं को ही पुनरुत्पादित करते हैं। हिंदी पढ़ने बोलने और लिखने वाला समाज आश्चर्यजनक रूप से इस बात से निरपेक्ष है कि विद्यार्थियों को किस तरह की सामग्री परोसी जा रही है। विद्यालयों के अध्यापकों को सचेत होकर ऑनलाइन सामग्री की छंटनी करनी होगी। इसके पीछे का सूत्र साफ है, लोकतांत्रिक मूल्य और सबका समावेशन। वीडियो लिखित सामग्री प्रदाताओं को यह समझना पड़ेगा कि हिंदी केवल हिंदी पट्टी में नहीं पढ़ी जाती, उसे एक विषय के रूप में देश के अलग अलग भूगोल में भिन्न धर्म मानने वाले विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना आवश्यक है, तभी यह उनके लिए एक ज़रूरी सामग्री बन पाएगी। इसके साथ साथ किसी भी संकल्पना को समझते हुए उस विद्यार्थी की कल्पना करनी होगी जिसे हिंदी का कुछ नहीं पता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।